हेलो दोस्तों। आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं लास्ट वीक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स रहे उनको, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मोदी जी का भाषण शामिल है, जो कि अब तक का हम कह सकते हैं कि 103 मिनट का भाषण उन्होंने दिया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि उसमें उन्होंने जो जो स्कीम्स और जो जो भी फ्यूचर प्लान्स है गवर्नमेंट के उनको डिस्कस किया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता और क्रिटिकल एनर्जी सेक्टर में क्या क्या काम करने वाली है गवर्नमेंट उसके बारे में डिस्कस किया। सुदर्शन चक्र जो इनिशिएटिव है उसके बारे में डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें हम अभी जो हमारी न्यूज आर्टिकल्स है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे आप अपने मेंस के आंसर को भी एनरीच कर सकते हैं और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, आरएएस का जो प्रीलिम्स है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यदि मैं इस आर्टिकल की बात करूं, समृद्ध भारत के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी। अब इसमें मोदी जी ने जो जो डिस्कस किया है हम उनको देखेंगे। और मैं एक बार आपको आर्टिकल्स बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन जो ये न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स हैं उनके क्या क्या क्रक्स लिए हैं उसको मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे ये वाला है, कॉलिंग फॉर सेल्फ रिलायंस, मोदी प्रोमिसेस रिफॉर्म्स वॉन्स अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेशन थ्रेट। जो जैसे बॉर्डर एरियाज है वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जैसे रोहिंग्या क्राइसिस है, बांग्लादेशीज जो है इमिग्रेंट्स, और या हम कह सकते हैं जो इलीगली इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन जो बॉर्डर के थ्रू हो रहा है उसको कैसे प्रिवेंट करने के लिए क्या गवर्नमेंट पॉलिसी, जो डेमोग्राफी मिशन लेके आ रही है। तो ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये गहरा समुद्र अन्वेषण जो समुद्रयान मिशन है उसके बारे में भी मोदी जी ने बात की, हम उसको भी देखेंगे। तो इन सारी चीजों का जो एक क्रक्स है वो आपको मिलने वाले नेक्स्ट इसमें। और जो व्यूज डिस्कस किए आत्मनिर्भरता विकसित भारत के लिए उसको भी हम देखेंगे इस वाले आर्टिकल में जो डिस्कस किया है। और जो ऑपोजिशन ने जो डिस्कस किया, जो सचिन पायलट जी जो है उन्होंने जो हम कह सकते हैं जो कैसे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है उस क्रिटिसिज्म को भी हम चेक करेंगे। तो एक एक करके हम सारी चीजें देखते हैं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली क्या डिस्कस किया है, जो इंडिपेंडेंस डे पे पीएम मोदी ने जो एड्रेस किया है, लाल किले से जो एड्रेस किया जाता है रेड फोर्ट से, उसकी बेसिकली इस पे बात की जा रही है। ये 12th एड्रेस है किसी भी पीएम के द्वारा और 103 मिनट का उनका भाषण है। अब तक का सबसे बड़ा भाषण इसे कहा गया है, लॉन्गेस्ट एवर। ठीक है, अब डिफेंस और सिक्योरिटी को लेके क्या बात की है, तो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने जो ब्रेव सोल्जर्स है उनको उनको उनकी उन्होंने तारीफ की है फॉर स्ट्राइकिंग टेररिस्ट बेसिस आफ्टर April 22 मैसेकर। ठीक है, जो 22 अप्रैल को जो हुआ था, काफी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में जो हमारे सेना के जो जवान हैं उन्होंने जैसा अपना हम कह सकते हैं कि जितनी वीरता के साथ में प्रदर्शन किया है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो उसको मोदी जी ने प्रेज किया। और टेररिस्ट हेडक्वार्टर को मतलब डस्ट में जो रिड्यूस कर दिया, मतलब जो जिस तरीके से आर्मी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसके लिए उन्होंने उसे प्रेज किया है। फिर मिशन सुदर्शन चक्र, ये अभी हम कह सकते हैं कि डिफेंस और सिक्योरिटी को लेके काफी इंपॉर्टेंट मिशन है। ये जस्ट जन्माष्टमी से पहले उन्होंने इस मिशन सुदर्शन चक्र की बात की है, इसको लॉन्च करने का उन्होंने अनाउंस किया है। ये बेसिकली क्या है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण जो है उनका, या हम कह सकते हैं जो विष्णु जी हैं उनका जो सुदर्शन चक्र है वो सारे मतलब जो बुराई से या गलत चीजों से हमारी रक्षा करते हैं सुदर्शन चक्र से, उसी प्रकार से जो इंडिया का मिशन सुदर्शन चक्र रहने वाला है जो 2035 यानी 2035 तक जो ये लॉन्च होगा, ये भी उसी प्रकार से एक डिफेंस हमारी जो शील्ड की तरह काम करेगा। और जैसे कि आपको पहले जो हमारा मिशन था उसमें ये एक मल्टी लेयर मिशन रहेगा। ठीक है, इट नेटवर्क नेशनल डिफेंस शील्ड बाय 2035 टू काउंटर मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट और साइबर थ्रेट्स। तो ये जितने भी थ्रेट्स हैं उन सारे थ्रेट से ये बेसिकली प्रिवेंट करेगा हमारे जो हमारा जो नेशन है उसको। और इन सारे थ्रेट से, ये मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, साइबर थ्रेट, सबसे ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव एक हम कह सकते हैं मिशन रहेगा सुदर्शन चक्र। ठीक है, फिर डेमोग्राफी मिशन क्या है, डेमोग्राफी मिशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसको लेके गवर्नमेंट ने डेमोग्राफी मिशन भी लॉन्च किया है। ये हाई पावर्ड मिशन है टू टैकल इलीगल इमिग्रेंट्स और इन्फिल्ट्रेशन, प्रिवेंट डेमोग्राफिक चेंज इन बॉर्डर एरियाज। अब जैसे आपको पता होगा असम अकॉर्ड आया था 1985 में। इसके अलावा जो असम में एनआरसी भी आया था, है ना,
तो मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है वहां पे इनर लाइन परमिट भी रहता है। तो इस प्रकार की जो चीजें, वो इसलिए क्योंकि वो काफी सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पे क्या है, डेमोग्राफिक चेंज काफी ज्यादा हो रखा है पास्ट में। स्पेशली जब बांग्लादेश का जब लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 में, उसके बाद में वहां पे काफी चेंजेस आए थे। तो इस चीज को रोकने के लिए जो डेमोग्राफिक मिशन है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये मतलब हाई पावर्ड मिशन है, और जो नेशनल सिक्योरिटी को ग्रेव जो थ्रेट है उससे ये बेसिकली प्रिवेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि इनफिल्ट्रेशन को उन्होंने एक ग्रेव थ्रेट ही बताया नेशनल सिक्योरिटी को के लिए। क्योंकि जो इनफिल्ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये नेशन की सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है। जो जो इंडिया के जो यूथ है उनके लिए थ्रेट है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो कहीं ना कहीं उससे कम होती है। जो नेशन के रिसोर्सेज है जो लोकल पॉपुलेशन के लिए, उस पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इसीलिए उनको टैकल करना बहुत जरूरी है। फिर आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत 2047 तक गवर्नमेंट का लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का। तो सेल्फ रिलायंस के क्षेत्र में क्या क्या होने वाला है, केपेबिलिटी प्लस फ्रीडम, नॉट जस्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बट लिंक टू नेशनल स्ट्रेंथ। इससे क्या होगा कि नेशनल स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया की बढ़ेगी। क्योंकि सेल्फ रिलायंस से क्या होगा, टोटली जो इंडिया का, जैसे हम कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर में इंडिया सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, और जो एनर्जी सेक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, तो सारे ही क्षेत्र में गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ रिलायंस की बात कर रही है, जिससे कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंडेंट, जो हमारी डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो। और जैसे यूएस ने अभी टैरिफ बढ़ाया, वो टैरिफ वॉर या हम किसी भी इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस से हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो यही इसका मेन पर्पज है, ठीक है। डिफेंस सेल्फ रिलायंस की जैसे बात हुई है। फिर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर है। हमने मतलब 50-60 साल अब तक, जैसे गवर्नमेंट ने, मतलब जो मोदी जी है उन्होंने अपने भाषण में यही कहा कि हमने 50-60 साल इसके चक्कर में हमने मतलब वी लूज दोज 50-60 years, है ना। तो अभी क्या है, नाउ 6 यूनिट्स अंडर वे, सेमीकंडक्टर चिप्स जो है उसके लिए 6 यूनिट्स अंडर वे है। और 4 मोर क्लियर्ड, मतलब टोटल अराउंड 10 यूनिट्स जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए आने वाली है। और गवर्नमेंट ने यही अनाउंस किया है कि सेमीकंडक्टर चिप्स जो है उसको लेके हम जल्द ही जो आत्मनिर्भरता है, जो सेल्फ रिलायंस है, वो अटेंड करने वाले हैं। और एनर्जी सेक्टर में जैसे मिशन ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मैंने अपने एक वीडियो में बात की थी, उसकी डिटेल को भी आप देख सकते हो, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सपेंशन ऑफ हाइड्रो पावर एंड 10 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसकी जो बात की थी, 10 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, स्मॉल जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया जा रहा है। और जो ये स्मॉल रिएक्टर्स है, इसकी जो नॉर्मल जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको भी थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर और जो कॉरपोरेट है वो इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे, जिससे कि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हमें जल्दी से जल्दी अचीव हो पाए। प्लान टू 10 टाइम्स न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। आज के टाइम में अगर हम न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात करें तो न्यूक्लियर जो है वो सिर्फ 2% ही टोटल एनर्जी का कंट्रीब्यूट करता है। तो अब इसको 10 गुना बढ़ाने की बात हो रही है, मतलब 20% तक न्यूक्लियर एनर्जी भी टोटल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें कंट्रीब्यूट करे बाय 2047। ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है। तो इसीलिए जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह है उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। ओके, ये जो हमारा 2025 का बजट है उसमें भी ये चीज गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। फिर मैन्युफैक्चरिंग पुश फॉर एमएसएमईज अंडर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट क्वालिटी मंत्रा। अब जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट क्या है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ये बेसिकली एमएसएमई की पॉलिसी है। इससे क्या होगा कि डिफेक्ट यानी जो एमएसएमई के प्रोडक्ट्स है उसमें डिफेक्ट एकदम मिनिमाइज करना है, जीरो डिफेक्ट। और जीरो इफेक्ट ये है कि गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगी जिससे उसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी बढ़े। ओके, फिर यूथ एंड इनोवेशन, कॉल्ड ऑन यूथ टू लीड इन startups, manufacturing and technology. Government open to changing रूल्स, मतलब जो रूल्स जो है स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड जो रूल्स है उसको भी गवर्नमेंट थोड़ा ईज कर रही है, जिससे कि जो यूथ वगैरह है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करे। फिर वोकल फॉर लोकल क्या है, क्योंकि सेल्फ रिलायंस को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो जो लोकल प्रोडक्ट्स है, जो सिटीजन्स है, ट्रेडर्स है, शॉपकीपर्स है, उनको स्वदेशी गुड्स जो इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहे इंडिजिनस गुड्स है उनको प्रमोट करने पे गवर्नमेंट बल दे रही है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक अनाउंसमेंट्स क्या है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दिवाली बोनजा, मतलब जीएसटी रिफॉर्म्स, जो मैंने ऊपर इस आर्टिकल की बात की थी ना, ये वाला, कि जरूरी सामान सस्ता होगा। ये कैसे सस्ता होगा, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट जो है जीएसटी रिफॉर्म्स लेके आने वाली है। मतलब जो जीएसटी की करंट हम टैक्स जो स्लैब की बात करें, जो टैक्स स्लैब है जीएसटी की, वो बेसिकली 4 स्लैब्स है ना। अब गवर्नमेंट उसे रिफॉर्म करने वाली है और सिर्फ 5%
और शायद 18% इसमें है एग्जैक्टली। मैं आपको एक वीडियो में नेक्स्ट हम और इससे जो डिटेल में जो इसमें जीएसटी रिफॉर्म्स जब आएंगे तब हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर बेसिकली इस पे यही बात हो रही है कि दो जो स्लैब्स है उसी में जीएसटी को कन्फाइन करने वाला है। तो जो स्पेशली जो जरूरी सामान मतलब जो लोकल डेली जो हमारे यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आज के टाइम पे क्या जीएसटी 5 12 इस 12% के रेट से नॉर्मली लग रहे हैं। तो उन सबको 12% से डिक्रीज करके 5% लाएंगे जिससे कि क्या होगा जो जरूरी सामान है वो सस्ता होगा। और सस्ता होगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है मतलब जो साइकिल है इकोनॉमिक साइकिल उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा है ना। क्योंकि लोग ज्यादा कंजप्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पैसा आएगा। क्योंकि रेट जब कम होगी तो लोग चीजों को ज्यादा कंज्यूम करेंगे ये गवर्नमेंट का ऐसा अजम्पशन है। ओके। फिर फार्मर्स एंड फिशरमैन उनके लेके जो मोदी जी उन्होंने यही कहा है कि वो वॉल की तरह खड़े हैं कि कोई भी टैरिफ क्योंकि जो यूएस की डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको लेके ही यूएस ने इम्पोज किया था टैरिफ है ना। मतलब 50% जो भी टैरिफ है उसके इम्पोज करने का मेन रीजन यही था कि यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो अब इस ट्रेड डेफिसिट को रोकने के लिए ही जो यूएस है उसने गवर्नमेंट को मतलब बहुत पुश कर रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा सामान स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फिशरीज के जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा से ज्यादा यूएस से इंपोर्ट करे। पर ऑलरेडी इंडिया इसमें मतलब इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया या फिशरीज सेक्टर हो गया या डेयरी सेक्टर हो गया ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह है इंडिया ऑलरेडी काफी ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस कर रहा है। तो मोदी जी ने इसको लेके यही कहा कि अगर हमारे फिशरमैन हमारे जो एग्रीकल्चरल जो हमारी कम्युनिटी है हमारे फार्मर्स है अगर उनको हार्म होगा तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। ये बेसिकली मोदी जी का वादा है। ठीक है। और रिजेक्टेड कॉम्प्रोमाइज इन यूएस ट्रेड टॉक्स ऑन एग्रीकल्चर एंड डेयरी जिसकी मैंने अभी बात की। तो जो कॉम्प्रोमाइज है उन्होंने उस कॉम्प्रोमाइज को करने से मना कर दिया। फिर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल मैसेजेस तो ये तो ठीक है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की है कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं 370 को रिमूव करने की बात की थी और वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन पे जोर दिया था। और ज्योतिबा फूले जी हैं बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट और सोशल जस्टिस के लिए तो उन्होंने इन दोनों को मेंशन किया है। तो इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ना हमारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि ये जो हमारा एग्जाम है स्पेशली प्रीलिम्स है उसमें इन दोनों को लेके क्वेश्चन आ सकता है और मीन्स में भी इस पर इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके। फिर ठीक है कांग्रेस पे जैसे उन्होंने अटैक किया अब जैसे इस प्रकार के जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि आप फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या मतलब होता है कि परमानेंट बट नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो आपको यू आर गोइंग टू बी परमानेंट एग्जीक्यूटिव पर नॉन पॉलिटिकल। तो आपका इस प्रकार के जो पॉलिटिकली चार्ज स्टेटमेंट्स होते हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए अपने आंसर्स में भी। और अगर आपका इंटरव्यू है तो उसमें भी आपको पॉलिटिकली एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देना अवॉइड करना चाहिए। ओके। तो पर ये बात सही है कि इमरजेंसी को मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसके अभी अभी 50 ईयर्स पूरे हुए हैं और उसको मतलब यही कहते हैं कि संविधान का काला दिवस। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही गलत चीज थी। तो आप इस चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। फिर जो सचिन पायलट जी तो जो है कांग्रेस की उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया। अब इसमें हमको ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखनी कि उन्होंने किस किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है। पर उन्होंने जो जैसे कहा है जैसे नेहरू जी है उन्होंने इसरो का आईआईटीज का बीएआरसी जो है इनके एस्टेब्लिशमेंट में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इंदिरा गांधी जी जो है उनका स्पेस न्यूक्लियर इस सेक्टर को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मनमोहन सिंह जी की भूमिका ब्रॉडबैंड और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 के टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स तो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए स्पेशली इंटरव्यू के लिए। ओके। फिर अक्यूज्ड गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिसाइजिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो ठीक है ये अब ये चीज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पॉइंटेड टू सोशियो इकोनॉमिक गैप्स। इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बट स्टिल लोअर मिडिल इनकम विथ पर कैपिटा जीडीपी ऑफ $2711। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर जा रहा है। मतलब 2047 तक हमारा टारगेट है पर पर कैपिटा जो इनकम है वो हमारी काफी कम है आज की डेट में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल जीडीपी भी बढ़ रही है पर कैपिटा इनकम कम है $2711। ओके। फिर बीजेपी को भी क्रिटिसाइज किया फॉर इरोजन ऑफ एससी एसटी ओबीसी राइट्स। ठीक है। एक्सक्यूज मी।
फिर अक्यूज्ड गवर्नमेंट ऑफ सेंटर स्टेट बायस इन अलोकेशंस हार्मिंग बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। तो ठीक है, ये जो अक्यूज किया है, तो ये हम आप जैसे क्रिटिसिज्म अगर आता है क्रिटिसाइज करने का या स्पेशली गवर्नमेंट की किसी स्कीम को, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि फेडरलिज्म, जैसे फेडरल बैलेंस है, उसको अगर क्रिटिसाइज करने का आता है, जैसे जीएसटी रिफॉर्म भी अगर अभी गवर्नमेंट कह रही है, तो उसमें जो स्टेट्स है उनका क्या है कि इससे इनिशियली क्या होगा, जैसे ही गवर्नमेंट अगर अभी 12% है और उससे अगर 5% पे लाती है मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स है उनको उस स्लैब में 5% की, तो उससे क्या होगा, इनिशियली जो स्टेट्स है उनका जो रेवेन्यू है वो एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। और जब इनिशियली अगर रेवेन्यू है वो एकदम कम हो जाएगा, तो उससे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो स्टेट का जो रेवेन्यू, जो हम कह सकते हैं स्टेट का जो रेवेन्यू बास्केट है वो काफी श्रिंक हो जाएगा स्टार्टिंग में। और ऑलरेडी जो स्टेट्स है वो सेंटर पे डिपेंडेंट है फॉर फाइनेंशियल मतलब एड, है ना। तो अब इससे क्या होगा, उनका जो एक्सचेकर है वो कहीं ना कहीं उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो इससे क्या कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट जो रिलेशंस है वो अफेक्ट नेगेटिवली हो सकते हैं। ओके। फिर फार्मर्स वेलफेयर की हमने जैसे बात की है, ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस चुके हैं। जैसे यूएस जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसको प्रोड्यूस करता है फ्रीली, जबकि इंडिया में क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, एक जीईएसी कमेटी रहती है, वो इन सबको मतलब पहले उससे पास थ्रू होना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो नहीं है। और उसके बाद में जब वो अप्रूव करती है कि हाँ इस क्रॉप को इंडिया में ग्रो किया जा सकता है या ये प्रोडक्ट हमारे लिए इतने हार्मफुल नहीं होंगे, उसके बाद ही हम उस चीज को अप्रूव करते हैं। पर यूएस क्या है, वो कंटिन्यूसली फोर्स कर रहा है। मतलब आज की डेट में अगर हम जीएम क्रॉप्स की बात करें तो हम सिर्फ जीएम कॉटन जो है उसी को ही अभी फिलहाल अप्रूवल मिला हुआ है, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है उसके द्वारा। अब यूएस जो फोर्स कर रहा है तो उसको हम अपोज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को फ्रीली कंज्यूम करें। ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया नंबर वन किस किस में है, तो मिल्क हो गया, पल्सेस हो गया और जूट प्रोडक्शन, इसमें इंडिया नंबर वन है। जूट प्रोडक्शन में सेकंड कौन होगा, आप जरा सोच के बताइए सेकंड कौन होगा, और ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि फर्स्ट तो इंडिया है, सेकंड कौन है। जहां जूट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है उसके जस्ट नेबरिंग कंट्री है। आप थोड़ा सोचेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें आपको आपका कॉमन सेंस यूज करना है ना। प्रीलिम्स में भी अगर आता है तो आप अगर अपना कॉमन सेंस यूज करके इस प्रकार के क्वेश्चन करें तो काफी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर नंबर 2 पे कौन है, राइस, व्हीट, फिश, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इस पे जो इंडिया है वर्ल्ड का मतलब सेकंड नंबर पे आता है, राइस के प्रोडक्शन में, व्हीट के प्रोडक्शन में, फिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और एग्रो एक्सपोर्ट्स वर्थ 4 लाख करोड़ इन 2023-24। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है। तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को या डेयरी प्रोडक्ट्स को क्यों एक्सेप्ट करेंगे यूएस के, है ना। तो मोदी जी का जो इसमें स्टैंड है वो काफी सही है। और जो हमारे फार्मर्स है और जो फार्मर्स का जो वेलफेयर है उसको ध्यान में रख के जो वो ट्रेड नेगोशिएशन करेंगे वो काफी मतलब एक सम्माननीय हम कह सकते हैं उनका स्टेप है। ओके। सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल, जैसे क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, एलएनजी है, इन सब पे क्या है इंडिया अभी जो इंडिया का इंपोर्ट बिल है मतलब ऑलमोस्ट 22% जो इंडिया का इंपोर्ट बिल है वो इन चीजों पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इंडिया ट्राई कर रहा है कि एनर्जी के सेक्टर में भी वो सेल्फ रिलायंट अचीव करे। जैसे मैंने न्यूक्लियर एनर्जी की अभी बात की, तो उसके रूल्स को है उसको थोड़ा मतलब ईज कर रहा है रूल्स में, मतलब प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन बढ़े उसकी बात कर रहा है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन हो गया ना, आप नेक्स्ट आप देखोगे, है ना, 10 फोल्ड इंक्रीज करना है न्यूक्लियर कैपेसिटी, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। भारत स्मॉल रिएक्टर्स है जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा, है ना। फिर सेफ्टी, वेस्ट मैनेजमेंट, उनका भी एक टास्क फोर्स है, वो मतलब उस चीज को चेक कर रही है कि कैसे हम प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फिर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, इसमें सेमीकंडक्टर्स जो है, माइंस और मिनरल्स जो एक्ट है उसको थोड़ा ईज किया है ना। और जो ब्लॉक्स ऑक्शन किए जाते हैं माइंस और मिनरल्स से, उसमें क्या होता है, ऑक्शन तो कर दिए जाते हैं फिर उसमें बहुत टाइम लगता है कि एक बार कोई ब्लॉक्स ऑक्शन हो गए फिर उसको बहुत सारी नेटवर्क से गुजरना पड़ता है कि भाई ये मतलब एक हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है। तो उस डिले को प्रिवेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है कि जल्दी से जल्दी जो मिनरल्स का प्रोडक्शन है वो इससे बढ़ जाए। ओके। फिर टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस है उसकी भी बात हो रही है, जैसे सेमीकंडक्टर्स है, फर्स्ट चिप्स टू बी अवेलेबल इन 2025 अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन,
है ना। मतलब 2025 तक ही हमें हमारी जो फर्स्ट चिप्स है वो सेमीकंडक्टर जो चिप्स है वो अवेलेबल हो जाएगी, उस पर भी काम किया जा रहा है। ओके। और स्पेस सेक्टर की जैसे मैंने बात की, गगनयान मिशन जो है वो 2027 तक लॉन्च होने वाला है। 300 प्लस स्पेस स्टार्टअप्स है वो इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज से मतलब हम 2015 की बात करें, उससे पहले जो स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स की बात करें तो नेग्लिजिबल थे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि 300 से ज्यादा जो स्टार्टअप्स है वो स्पेस सेक्टर में आज की डेट में काम कर रहे हैं, तो काफी एक हम कह सकते हैं इंडिया का अचीवमेंट है। ठीक है। और डीप सी मिशन की जैसे मैंने बात की, समुद्रयान मिशन टू सेंड 3 इंडियन एक्वानॉट्स टू 6,000 मीटर डेप्थ, है ना। फिर उसके बाद में 7,500 मीटर तक भी फ्यूचर में भेजा जाएगा, तो उसको भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। फिर बायो इथरी पॉलिसी है, ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, पेटेंट्स, इन सबको इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सभी चीजों में गवर्नमेंट जो है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इन चीजों को प्रमोट कर रही है। ठीक है। और कॉल फॉर इंडिजिनस सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको भी इंडिया में डेवलप करे। जैसे कि आप देखें, जैसे ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो गया, इसके अलावा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स है ये सब में इंडिजिनियस कंटेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट इंडिजिनियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाने पे जोर दे रही है, और इन फ्यूचर जल्द ही ये भी लॉन्च किया जाएगा। ओके। और टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स की हमने बात कर ली, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर ली, सोलर और विंड एनर्जी पे भी काम चल रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है सोलर और विंड एनर्जी के लिए भी? क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि सोलर पैनल्स जो हैं उनको बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता रहती है ना। तो उस पे हम आज के डेट में जो चाइना है उस पे काफी डिपेंडेंट है। तो उससे कहीं ना कहीं सप्लाई चेन अफेक्ट हो सकती है। अगर जियो पॉलिटिकल टेंशंस अराइज होते हैं तो इंडिया की जो सप्लाई चेन है वो उससे नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। तो इसीलिए इस पे भी काम किया जा रहा है। ठीक है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो इंडिया ने अपनी जो 50% जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो मिशन है वो ऑलरेडी अचीव कर दिया, मतलब 5 years बिफोर टारगेट। जो 2030 का इंडिया का टारगेट था, जो कॉप सबमिट हुई थी ना हमारी ग्लासगो में, कॉप सबमिट, उसमें इंडिया का एक पंचामृत मिशन लॉन्च हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो। इस पंचामृत मिशन में इंडिया ने क्या अनाउंस किया था कि 2030 तक इंडिया 50% जो है वो क्लीन एनर्जी का जो उसका लक्ष्य है वो अचीव कर लेगा। ठीक है। तो इंडिया ने ये बिफोर 5 years ही अचीव कर लिया 2025 में, जो ये काफी रिमार्केबल अचीवमेंट है। ओके। और डीप सी मिशन की जैसे अभी हमने बात कर ली है ना, स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर ली, जो हमारे सुधांशु शुक्ला जी हैं, उन्होंने जो रिसेंट आईएसएस जर्नी ली, कौन सा मिशन था उस मिशन को आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि एक वीडियो में ऑलरेडी मैं ये चीज भी कवर कर चुकी हूँ। ओके। तो यही था हमारा, गगनयान मिशन की बात होगी, डिफेंस और जेट इंजन पुश की बात होगी, फार्मास्यूटिकल की, बायो इथरी पॉलिसी, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो एक बार वीडियो फिर से देख सकते हैं। और स्टे ट्यून, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और जो इससे इम्पोर्टेंट जो लास्ट के करंट अफेयर्स के लास्ट वीक में जो और करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट थे उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून एंड डेफिनेटली पॉजिटिव, सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव। थैंक यू।